हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस एग्ज़ाम सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और अच्छी बात, ये मेरे एक स्टूडेंट का चैनल है और आप इस चैनल में अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लौटते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने 2 वीडियो पहले इस चीज़ को बताया था कि हर परीक्षा अपने आप में अलग होता है। अगले माह प्री बीएड का एग्ज़ाम है और चलिए हम उसी के बारे में रिसर्च करते हैं ताकि परीक्षा दिलाने वाले जो बच्चे हैं इस चीज़ को समझें कि परीक्षा दिलाने के पहले हम किन किन चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए। तो चलिए, ये जो परीक्षा है प्री बीएड परीक्षा, इसको जो है छत्तीसगढ़ व्यापम जो है वो आयोजित करा रही है और जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार से ये जो परीक्षा है व्यापम वो करा रही है। ये कुल नंबर 100 अंक का होगा और 100 अंक में आपके जो हैं वो सब्जेक्ट इस प्रकार से हैं। जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का है। एजुकेशन इंटरेस्ट आपका 30 नंबर का है, जिसको हम शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं। तीसरा है जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी, ये सामान्य मानसिक बुद्धिमत्ता है, ये भी 30 नंबर का है। जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है जो कि 10-10 नंबर का, टोटल 100 नंबर का है। अब अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम में किसी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं है। आप करेक्ट आंसर देंगे तो 1 मार्क मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अनअटेंडेड क्वेश्चन के लिए नो नेगेटिव मार्क्स। मतलब कि यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत बनाते हो तो उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मान के चलिए आपको 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अब अगली बात आती है, पिछले साल जो है इस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना गया था। तो जो जानकारी नेट पर उपलब्ध है, जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, आप हर एग्जाम के लिए इस चीज को फॉलो कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये, तो जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, जो बंदा इसमें टॉप किया था, जो छात्र, उसका जो मार्क्स था 79.381 और जो टॉप 10 जो रैंक होल्डर था, जो 10वां था, उसका नंबर था 76.2889। अर्थात 75 से 80 नंबर पाने वाला जो लड़का है या जो छात्र है या छात्रा है वो इसमें टॉप कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हुए कि अगर आप 65 से 70 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका प्री बीएड में एडमिशन हो जाए और सीधा सीधा आपका जो है 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक सीधा सीधा आपका बचत हो जाए। इस एग्जाम को दिलाने का मतलब ही वही कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें ताकि आपका जो है 50 से 60,000 रुपया बचे। तो हमने क्या क्या जान लिया, हमने इसके क्वेश्चन के बारे में जान लिया, ये 100 नंबर का होगा। हमने ये जान लिया कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसके 5 सब्जेक्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन इंटरेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। अगला चीज माइनस मार्किंग वाली बात है, किसी प्रकार से आपका माइनस मार्किंग नहीं। अब आ जाते हैं आपका जो 65 से 70 नंबर है वो कहाँ से निकले। अगर आप हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो आपका नंबर कहाँ से निकलेगा। तो आप देखिए, इसका जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो 30 नंबर का है और शिक्षण अभिरुचि भी 30 नंबर है, 60 नंबर यहीं पर है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इसमें अच्छे नंबर स्कोर करना है तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब चलिए सामान्य रूप से हम देखें, सामान्य ज्ञान है, जनरल अवेयरनेस है, ये तो बिल्कुल आपके पढ़ने की चीज़ है और कॉमन सेंस की चीज़ है, इतना दिन तक जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसकी बात है। दूसरा जाता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सॉल्व करते समय आप इस चीज़ को याद रखिए कि हमेशा ही बालक के पक्ष में आंसर दीजिए, या दूसरी भाषा में कहें कि आप बच्चों को डराने धमकाने या उसको कोई सजा देने, डांटने डपटने, उसको
इसी प्रकार से प्रताड़ित करने, इस टाइप के आंसर जो है आप मत दीजिए, क्योंकि हम जो है बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हमको बालक को केंद्रित रखकर ही आंसर देना है। दूसरा चीज, शिक्षण अभिरुचि में आंसर देते समय ये चीज याद रखिए कि आप जो है रटने, रटाने, नकल करने या दूसरे का कॉपी करने, अनुकरण करने, ये सब पुराने समय में होता था, लेकिन आज के समय में इन चीजों को हटा दिया गया है और आज के समय जो है लॉजिक पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो आप जो है समझ, तर्क, लॉजिक, विवेचना, इन टाइप के जो कहना चाहिए मानसिक जो दक्षता है या मानसिक जो गुण है ना, उसके हिसाब से आंसर दीजिए। ये दो बातें हो गई शिक्षण अभिरुचि के लिए। अगला आ जाते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, दोनों 10-10 नंबर का है। हिंदी में आप प्रयास कीजिए कि 10 में आपको 10 मिले, लेकिन इस चीज को याद रखिए, हिंदी में बहुत सारे जो क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, वैसे रहने के तो 10 हैं, मेरे कहने का मतलब है अधिकांश जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होते हैं वो डबल डीप वाले क्वेश्चन, अर्थात आप अंत में दो चीज में फंस जाएंगे कि ये सही है या ये सही है। तो ऐसी परिस्थिति में जल्दीबाजी ना करें, आराम से बनाएं उसको। बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जो समरी है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसका जो है मीनिंग या अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जो क्वेश्चन डील कर पाएं। बाकी कुछ क्वेश्चन या मीनिंग्स है या फिर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो दिए रहते हैं वो तो भाई आपको याद रहेगा तभी तो बनेगा, लेकिन जो समरी वाला है वो पोर्शन जो है, अगर आप अच्छे से थोड़ा समरी को पढ़ें, उसको प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये चीजें हुई। अगला आ जाता है इस परीक्षा को दिलाएं कैसे। तो एक चीज याद रखिए, 100 क्वेश्चन है आपके पास और एक चीज को हम मिस कर रहे हैं, आपके पास टाइम कितना है। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए हम इस चीज को मिस कर रहे थे, ये जो है कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए टोटल 2 आवर टू अटेंड सीजी प्रीवियड एग्जाम व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड थ्रू ए पेन पेपर कोई मार्कशीट, पेन पेपर और कोई मार्कशीट में दिया जाएगा और ये 2 घंटे का। आप इस चीज को समझिए कि 2 घंटे 100 क्वेश्चन, मतलब 60 दूना 120 मिनट है और आपके पास क्वेश्चन कितना है 100। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिला कितना, 1.2 मिनट। अब देखिए अगर आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बाकी के लिए आपका समय नहीं बचेगा। मैं बहुत बच्चों को ये सलाह देता हूँ, क्वेश्चन मिलने के साथ ही बनाना शुरू कर देना चाहिए। कैसे? देखिए अगर आप 10 से 15 मिनट पूरा क्वेश्चन को पढ़ने में ही लगा देंगे तो 15 मिनट तो आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा, फिर आपके ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन जैसे ही मिला क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जिस क्वेश्चन में आपका 100% है उसको तुरंत आप वही मार्कशीट पर ही मार्क कीजिए अगर आपके पास समय है, नहीं तो आप पेंसिल लेके जाइए उसमें मार्क कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे डबल डिप है या फिर आप नहीं जानते, तो देखिए डबल डिप वाले क्वेश्चन में आप जो है उसको तो नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि बाद में आपको मिल जाएगा समय। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि आगे का क्या सिद्धांत है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप? कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाते हैं। भाई वो क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है भाई कि और कोई आएगा बाद में आपको बताएगा। आप खुद जानते हो, कभी मैंने पियाजे का चेहरा नहीं दिखा, कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, तो बाद में तो बनेगा नहीं, उसको छोड़ के क्यों जाना। ऐसे जो क्वेश्चन है उसको तुरंत आप मार्क लगा के जाइए, क्योंकि अंत में आपको वही करना है और हो सकता है आपके पास समय ना मिले। तीसरे टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम कंफर्म है, तो कंफर्म को आप लगाते चले जाइए। अब अगला चीज आता है समय वाली बात। तो इस चीज का ख्याल रखिए, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट है। अगर आप सही तौर से पहली बार में ही 100 क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उसमें मान लिया 30 क्वेश्चन को आपने डील कर लिया, 30 क्वेश्चन को डील करने में मान लिया आपको 5 मिनट से 10 मिनट लगा, तो इसका मतलब क्या है, आपने अन्य क्वेश्चन के लिए अपना समय बचा लिया। ये हुआ एक आपका रणनीति हो। अब अगला चलते हैं, मान लीजिए आपने क्वेश्चन बना लिया, अब आपको तुक्का मारना। एक चीज याद रखिए, तुक्का कभी भी आंख बंद कर मत मारिए, क्वेश्चन को सामने रखकर ही तुक्का मारिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी प्रश्न में फंस गए,
पता चला उसमें दो आंसर में से एक आंसर सही, आपको एक कंफर्म है, दो में से एक सही, लेकिन अगर आप तुक्का मारेंगे तो पता चला आप दोनों को छोड़कर तीसरा को मार। इसलिए तुक्का मारिए, लेकिन तुक्का मारने के पहले क्वेश्चन सामने में आपका होना चाहिए। जब आप परीक्षा हॉल छोड़ें तो ये चीज याद रखिए कि आप कोई मार्कशीट में टोटल कैलकुलेट कर लीजिए नीचे में कि 100 क्वेश्चन 100 का गोला लगा है कि नहीं, और इस तरीके से आप परीक्षा जो है वो दिलाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार से और आपको कुछ जानकारी चाहिए, पूछना है परीक्षा के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको जवाब दूं। अब चलिए कुछ प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रीवियस से लिया गया है और जो हमने अभी जो बातें की उससे ये रिलेटेड। आपके बगल में एक प्रश्न है और उस प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न क्रमांक 34, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। हमको ये याद रखना है ना कि हम जो है बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर रटना, लिखना, किसी का कॉपी करना, वो जो पढ़ा रहा है उसको दोहराना, इन सब चीजों से हमको आगे निकलना। तो चलिए ऑप्शन पर देखते हैं। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, बी है कहानी को शब्दशः दोहराना, सी घटना का वर्णन करना, और चौथा है कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, इसको समझिए। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, हमको प्रश्न क्या मिला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को हमको विकास करना। अब ध्यान से देखिए, कहानी को शब्दशः दोहराना ये पुराना पद्धति हो गया मान लीजिए। दूसरा है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, तो ये प्राथमिक स्तर का बच्चा है, और अगर आप चित्र दिखाकर कहानी कहलवाएंगे तो ये मान के चलिए ये तो ये बात है कि बच्चा उतना ज्यादा बोल नहीं पाएगा, बोलेगा भी तो ये अपना खुद का नहीं बोल पाएगा, कहीं पर कुछ पढ़ा होगा उसी को बोल पाएगा। सी देखिए घटना का वर्णन का, मेरे हिसाब से ये एकदम फैक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि घटना का वर्णन करना, वो अपनी भाषा में घटना का वर्णन कर रहा है, कोई भी घटना हुआ है उसका, तो ये जो है सबसे ज्यादा सटीक उत्तर है अभी के परिवेश जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। 36 देखिए, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। देखिए मैंने आपको बताया था कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, तार्किकता, ये सब बातें आ रही हैं, तो आंख बूंद कर मारिए सी, क्योंकि यही सही आंसर है। हमको बच्चा जो है कुछ गलत लिखता है तो भी हमको उतना फोकस नहीं करना है, कुछ मात्रा में कुछ त्रुटि करता है तो वो उतना नहीं है, उसमें तर्क शक्ति का विकास करना है, सृजनात्मकता का विकास करना है, कल्पनाशीलता डालना है। यही जो है आज का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसका मूल उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। पहला देखिए, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को जानना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के मन में भय पैदा करना, तो याद रखिए मैंने बताया ये बाल केंद्रित शिक्षा है, भय पैदा करने को तो छोड़ ही दीजिए। तीसरा है बच्चों की कमियों को जानना, और चौथा है समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। तो आप देखिए पहला है ए, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना। देखिए आप व्यक्तिगत जरूरत को लिए उत्तरदायी नहीं है भाई, उसके पास मान लीजिए व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से मान लीजिए उसके पास घर नहीं है तरीका से, या आप कह सकते हैं उसके पास शैक्षिक वातावरण नहीं है ठीक से, तो देखिए आप ये सब चीज़ों को सही नहीं कर सकते, ये आपके बस के नहीं। तो ये ऑप्शन ए भी गलत या नहीं हो सकता। डी देखिए, समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना, ये आपका काम नहीं है। समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर क्या है ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। अगला देखिए सी है, बच्चों की कमियों को जानना। यही मूल्यांकन का मूल उद्देश्य, बच्चों में किस चीज की कमी है इसको आपको जानना है। इस चीज को ये भी याद रखिए,
उस कमी को बच्चों को बताना भी नहीं है, न उसके पालक को बताना है। बच्चों की कमी को जानना है और उसका आपको उपाय करना है, किसी को बताना नहीं है। किसी को सामने बता के आप बच्चे को बेइज्जत नहीं कर सकते। इसीलिए आज का जो समय है वो ग्रेडेशन सिस्टम लाया है कि किसी को कह क्यों बताएं भाई कि तुमको 10 नंबर मिला है कि 5 नंबर मिला है, 20 नंबर मिला है, ये सब बातें। एक और क्वेश्चन लीजिए। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क। देखिए मैं ये सब चीज कई बार बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, बिल्कुल। अगला देखिए 14, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न क्या नहीं हो सकता है, इस चीज को समझते हैं। मनोवैज्ञानिक, देखिए याद रखिए आज का जो हम परिवेश जो पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी जो है, बाल केंद्रित जो शिक्षा उसमें भरा पड़ा है। आप जितना भी बीएड बीएड कर रहे हो उसमें सब में मनोविज्ञान आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और इसका कारण वही है। बच्चों में जो मानसिक जो विकृति बोल सकते हैं या मानसिक जो उसका जो कार्य है या आचरण है, उन सबको जानने में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी, यही दोनों हैं। आक्रामकता का जीव वैज्ञानिक और शरीर, ये दोनों हैं, बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि ए तो नहीं हो सकता। और बाकी 3 ऑप्शन बी और सी, तो बी और सी और डी, तो डी में बता रहे हैं बी और सी दोनों, यही सही आंसर है। अब चलिए एक क्वेश्चन आ गया अंग्रेजी का हमारे पास। देखिए इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक समरी दिया हुआ है। चलिए हम इस समरी को सामान्य तरीके से पढ़ते हैं कि ये किस चीज के बारे में। देखिए आप अगर हिंदी मीडियम में है तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, उसके भाव जो है उसको ग्रहण करना चाहिए, सीखिए कि वो बोल क्या रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं। नमिता गोखले's latest novel reminds us of the human cost of pandemic, lest we forget. What did the virus look like? Matangi Ma, the blind matronage and the central character of Namita Gokhale's novel wonders, did the virus have feelings? Was it angry with the world as we grappled with the uncertainties created by another variant of the corona? देखिए हमको क्या मिल गया? कोरोना वायरस। तो मूल रूप से ये जो पैराग्राफ है वो किस पर है? कोरोना वायरस। अब चलिए क्वेश्चन पर आइए। देखिए वन वर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस इज, इसमें अभी शायद हमने वेरिएंट पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, वेरिएंट ऊपर में है, वही है। देखिए लॉकडाउन हैज मेड अस थिंक, एबोव सेंटेंस राइटर। देखिए अब ये जो चीजें हैं ये आपकी समझ पर डिपेंड है। मूल बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आप पैराग्राफ को पढ़िए और उसको समझिए कि वो किस चीज के बारे में। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार समझ गए कि ये किस चीज के बारे में है तो आप कई ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये गणित का क्वेश्चन है और मानसिक योग्यता है। तो देखिए दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? याद रखिए ना, आपको सिद्ध करना है। पहला देखिए ए अवलोकन से, ये अवलोकन वाली तो बात ही नहीं होगी। अब आप लोग कहेंगे कैसे नहीं होगा? देखिए दो विषम संख्या लेके 3 और 3 को जोड़ दिया आपने, 6 हो गया, तो ये सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, अगर आप बड़ी संख्या ले लीजिए तो जोड़ को कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये अवलोकन हो नहीं सकता। दूसरा है प्रयोग। प्रयोग से आप जो है मान लीजिए 3 और 5 को जोड़ लीजिए, 8 जोड़ लिए, 5 और 7 को जोड़ लीजिए, 12 लीजिए, लेकिन प्रयोग से आप उस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए। प्रयोग अपने आप में ऐसा है कि दो विषम संख्या आप लीजिए, उसका योग जो है कैसे कितना होगा तो आप प्रयोग करके देख सकते हो, जो आंसर निकला वही है, लेकिन ये सिद्ध करना नहीं। अगला चीज है तर्क से, और अगला ऑप्शन है आनुभाविक तरीके से। आनुभाविक तरीके से नहीं है, सी ऑप्शन ही सही है, तर्क से। अब तर्क से इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो याद रखिए तर्क से सिद्ध करने का तात्पर्य है आप ऐसा सिद्ध कर सकते हैं, मान लीजिए n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2n+1 क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। दो विषम संख्या मान लीजिए 2n+1 और 2n+1 को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4n+4।
और जिसको आप 2 आप बाहर निकालोगे तो क्या निकल जाएगा 2n+2, जो कि क्या होगा, एक सम संख्या होगा। और आपने चूंकि एक चर लिया है n के रूप में, इस कारण से ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा। इस तरह से आप जो है उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा दिमाग से सोचिए कि वो बोल क्या है, आप सिद्ध करने जा रहे हैं तो आप तर्क से उसको सिद्ध कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन देखिए गणित का, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही। इसमें अधिकांश लोग इसको सही बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जल्दीबाजी में इसको गलत कर डालेंगे। थोड़ा रुक जाइए ऐसे क्वेश्चन में, जल्दीबाजी मत कीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है। सही क्रम जैसे कि इसमें, अब कंफ्यूजन कहाँ होगा इसी को समझिए। कंफ्यूजन होगा मेरे ख्याल से इसमें परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, अधिकांश लोग बच्चों को इसी में कंफ्यूजन, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्णांक, परिमेय और पूर्णांक, इसी में कंफ्यूजन होगा कि पूर्णांक में पहले आएगा कि परिमेय पहले आएगा। तो याद रखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए पूर्णांक पहले आएगा और परिमेय बाद में आएगा। तो सही क्रम होगा मेरे ख्याल से सी, प्राकृत संख्या, उसके बाद फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं। अब चले जाते हैं 122। इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय किसी को भी 100% इसमें से नहीं पता रहेगा कि सही आंसर कौन सा है। इसमें सब के सब अधिकांश लोग कहना चाहिए 90% लॉजिक ही लगा। पहला देखिए आयरन, आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियां। दूसरा है विटामिन सी, केला एवं किस लीवर आयरन। तीसरा है कैल्शियम, मांस एवं यीस्ट। क्लोरीन है नमक एवं समुद्री। अब प्रश्न गलत जोड़ी का याद करें। एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई आयरन है वो हरी पत्तीदार सब्जियों में होता है। दूसरा है क्लोरीन नमक एवं समुद्री मछली, ये तो क्लोरीन नमक में होगा ही। अब ये दो ठो हमारा सही है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, गलत जोड़ी याद कीजिए। तो जिस जोड़ी में पहला और चौथा होगा वो सही है। इसका तात्पर्य क्या है, पहला और चौथा को छोड़ दो, जिसमें भी पहला और चौथा होगा। तो देखिए ए में पहला चौथा है और डी में दूसरा चौथा है, तो ए और डी को छोड़ दीजिए। ए और डी में नहीं, क्योंकि ए और डी में पहला चौथा आ रहा है, या पहला चौथा एक दोनों आ रहा है या फिर एक ही आ रहा है। अब अगला जाता है सी और बी। तो सी में देखिए पहला एवं तीसरा, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही जान रहे हैं कि आयरन होता है। तो सी जो है वो गलत, तो ऑप्शन क्या बचा, बी, और यही सही है। देखिए हमको ये पता है कि आयरन जो है हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है और क्लोरीन जो है नमक में पाया जाता है। बाकी जो दूसरा तीसरा है ये हमको नहीं पता। विटामिन सी किसमें पाया जाता है और कैल्शियम की उदाहरण के लिए है, ये हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सही आंसर जो है वो पकड़ लिए। तो इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को लॉजिक से बनाएं। अगला एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और किसी को इन सब परीक्षाओं के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सकेगा, जितना मेरी जानकारी रहेगी उतना मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में एक और मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसमें से आप जो है प्री-बीएड के पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन। जय हिंद।